अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में सूरत हाल अब इमरान खान के गिर्द ही अभी तक चल रही है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसने इतना बड़ा एक बखेड़ा खड़ा किया हुआ है कि पूरा 24 घंटे इस वक्त महंगाई को, IMF को, वो सब खबरें जो इम्पोर्टेंट हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, वो सब साइड पे हैं। इस वक्त इमरान खान ही चल रहा है। हालांकि काफ़ी शॉकिंग चीज़ें चल रही हैं। एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने पाकिस्तान में ये सवाल उठाया कि पाकिस्तान कब डिफ़ॉल्ट हो रहा है। वो मिनिस्टर ने जवाब तो दे दिया कि कभी भी नहीं, लेकिन झटके में ज़रूर आया था वो। और अब पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि IMF तो हिलने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान ने अब चाइना से मदद मांगी है और चाइना से कहा है कि आप हमारे लिए कुछ करें अब। लेकिन चाइना क्या कर सकता है? पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो किस्तें देनी है वो चाइना क्यों देगा? या तो आपको एक्सट्रीम पे जाके पूरा मुल्क ही चाइना को पट्टे पे दे दें, तो वो भी आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने पहले ही अपना मुल्क अमेरिका को पट्टे पे दिया हुआ है। अमेरिका की मर्जी के बगैर आप ये सब चीज़ें कर नहीं सकते। IMF से पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम बजट के हवाले से, जो बजट पेश हो रहा है उसके हवाले से आपके साथ डिटेल शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें बीच में अटकाया हुआ है। 9th प्रोग्राम है, उसको आपने अटकाया हुआ है, ना हमारी किस्त रिलीज़ कर रहे हैं, ना हमसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो हम 10th प्रोग्राम के लिए आपसे नई लोन लें। आप तो ना 9th प्रोग्राम से निकल रहे हैं, ना 10th प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। आप हमारे को कहीं का नहीं छोड़ा आपने, हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो आप हमारे को कुछ करके दें, वरना हम आपके साथ आइंदा कोई और डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान इस वक्त सिचुएशन है। और सिचुएशन दूसरी तरफ यह भी है कि पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि कोर एक्सपोर्ट होती है, और आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन की चीज़ें भी जो मेजर होती हैं, वो सब जो आप प्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, वो सब बंद पड़ी हैं। और मार्च 2023 से पाकिस्तान की कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। हर चीज़ इंपोर्ट के ज़रिए होती है, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो इंपोर्ट बेस्ड है। तो चीज़ें बहुत नेगेटिवली जा रही हैं, जिससे कि महंगाई और बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन ना इमरान खान को इसकी परवाह है, ना PDM सरकार को, ना आर्मी को, क्योंकि पब्लिक के लिए इनमें से कोई नहीं सोचता। ये सब अपनी अपनी हेजेमनी के लिए, अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपनी पावर के लिए ये इनकी आपस की जंग चल रही है। अजीज़ दोस्तों, अगर हम देखें तो PTI जब हुकूमत में थी, मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ 3 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले। ज़रा अपने जहन में PTI जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना, उसने कैबिनेट बनाई, तब से लेके जब तक ये गया तब तक ये फ़रऔन नहीं बने हुए थे। इनका लाइफ स्टाइल, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका अहंकार आपने देखा था। फवाद चौधरी का बलूचिस्तान में हज़ारों मिसिंग पर्सन थे, इनसे बात की जाती थी तो फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते थे, किस तरह से जवाब देते थे आपने देखा था। जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, इनके पूरे पूरे ख़ानदानों को, खाकान अब्बासी को, इनके अहंकार देखे थे इमरान खान के चेहरे पे, और फवाद चौधरी के, और शेख रशीद के, और जो चेहरे पे इनका जो गुरूर, जो तकब्बुर कि वही मालिक हैं, वही सब पूरी पावरफुल हैं, और वो हमेशा के लिए पावरफुल हैं। ये पाकिस्तान में आ जाता है जहनों में, भुट्टो के भी जहन में आया था, सबके जहनों में आता है। था आज जब मैंने वीडियो देखी कि फवाद चौधरी
अदालत से ज़मानत करवा के निकलता है, जैसे ही गाड़ी में आके बैठता है तो इसकी नज़र पड़ती है कि पुलिस वाले दौड़ते बाहर हैं, तो वो समझ गया कि एक में ज़मानत हुई है तो बाकी किसी केस में उठाने आए हैं। ये गाड़ी से उतर के भागा। अब ये आलू मोटा भागा जाता नहीं, ऊपर से नशे ही हैं ये सब, ये अल्कोहलिक है, दम है नहीं, भागा। फिर इसके बाद हाँफता हुआ, जैसे कुत्ता हाँफता है ज़बान बाहर निकाल के, ऐसे हाँफता हुआ अदालत तक पहुंच गया अंदर, क्योंकि इसको पता था कि अदालत के अंदर तो मुझे ये गिरफ्तार कर नहीं सकते। और ये रात तक अदालत में बैठा रहा जब तक अदालत ने ये नहीं कह दिया कि पूरा सारे केसेस में तुम्हारी ज़मानत। अदालत तो इस वक्त पीटीआई को तो ब्लैंक चेक दिया हुआ है ना, सारे केसेस में फवाद चौधरी की ज़मानत, चलो भाई कोई गिरफ्तार नहीं करना इसको, जैसे इमरान खान का क्या था। ये आपको कहीं दुनिया में जुडिशरी की हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा कि अदालतें हर केस में, सब केसेस में उनको छूट दे रही हों कि भाई सब केसेस में आपकी मतलब ज़मानत। और ये भी उस वक्त हुआ जब इसने अदालत में खड़े होकर प्रेस में ये कहा, पूरा तकरीर की, अब मैं आपको हर एक की वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा ना वरना लंबी हो जाती है, जिसमें उसने ये कहा कि एज स्पोक्स पर्सन ऑफ पीटीआई मैं समझता हूँ कि 9 मई को जो हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था। पाकिस्तान फौज के इंस्टॉलेशंस पे जो हमले हुए थे ये बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। और पाकिस्तान में पाकिस्तान फौज है तो पाकिस्तान है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इन सब के सॉफ्टवेयर अब अपडेट हो रहे हैं और इमरान खान अब आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये कराची से इसका एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली महमूद मौलवी, मैं एज एमएनए भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं एज पीटीआई के वर्कर भी ख़त्म मैं वो रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं अब पीटीआई में नहीं हूँ। 9 मई को पीटीआई ने वो काम किया है जो इंडिया भी नहीं कर सका, हमारी आर्मी के ऊपर हमला हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरा अब इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ा हूँ। तो वो तो हमें पता है, कराची के मुहाजिर, तो मैं कहता हूँ ना कि कराची के ये जो मुहाजिर हैं सबसे फारिग लोग हैं पाकिस्तान के, ये पंजाबियों से बढ़ के आर्मी के बूट चाटते हैं। और ये इनको सज़ा मिलती है ना कराची वालों को, तो इसके हकदार भी हैं, क्योंकि ये हमेशा से आर्मी के बूट चाटते आए हैं और इनको आर्मी ने या पाकिस्तान ने कभी इनको हुकूक नहीं दिए, इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी, इनको सिर्फ लूट मार का ज़रिया समझता रहा। इसी तरह बेशुमार लोग अब पीटीआई के अंदर से बयानात दे रहे हैं और वो आर्मी से सेटिंग कर रहे हैं। आप एक बात याद रखें, एक आदमी था चौधरी परवेज़ इलाही, जिसको इमरान खान ने कुछ महीनों के लिए आखिर में पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया था। पहले इमरान खान कहता था कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर इसको चीफ मिनिस्टर बनाया था। फिर उसने अपनी काफ लीग पार्टी जो थी इसकी, कायदे आज़म लीग, वो ख़त्म करके पीटीआई ज्वाइन की थी। इमरान खान ने उसको पीटीआई का प्रेसिडेंट बनाया था और वो हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं आर्मी के साथ हूँ पहले, फिर इसके बाद इमरान खान के साथ हूँ। आप ये बताएं, सारे पीटीआई के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, मतलब चेयरमैन तो इमरान खान है, डिप्टी चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, शीरीन मज़ारी, अली जैदी, मतलब आप नाम लें सारे गिरफ्तार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। और इन सब की गिरफ्तारी पे या आर्मी के ऊपर हमले किए, इमरान खान गिरफ्तार हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही ने कोई बयान भी नहीं दिया। और ये देखें, ये सरदार तनवीर इलियास, जिसको इमरान खान ने पीओके का प्राइम मिनिस्टर बनाया था, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर की औकात आपको पता ही है कि एक ग्रेड 17 का इस्लामाबाद में बैठा ऑफिसर है ना, वो उसके ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, नलीफाई कर सकता है। ये सरदार तनवीर इलियास ने अब इमरान खान की सारी पोल पट्टियां खोलनी शुरू कर दी। ये देखिए क्या कह रहा है। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कौम को लीड कर सके?
इसलिए कि देखिए, आपके यहाँ आपकी ज़ात के हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको शायद कहीं भी, चूँकि पीटीआई के और भी बहुत सारे लोगों के साथ आपके ज़ाती तल्लुकात भी हैं। इमरान खान जब चंद अपने मखसूस दोस्तों में हम में होते हैं तो किसी न किसी से हो सकता है कभी आपसे पूछ लें कि मंसूर खान आप ये बताएं कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल कौन सी चीज़ है। मेजॉरिटी हमारी इस रीजन के अंदर ट्राइबल बैकग्राउंड और ये इस तरह के मतलब कबाइल ख़ानदान होते, तो आप अक्सर ये कहेंगे कि जी मेजॉरिटी हमने देखा कि बंदा कहता है जी मेरी अपनी इज्जत या मेरी रेस्पेक्ट मेरे लिए, तो ऐसी बात इमरान खान को चूंकती है। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि बंदा मेरी ज़ात से शुरू करे। जब बंदा अपनी खुद पसंदी में इस हद तक असीर हो कि हर ताकत, हर आइडिया, हर जाविया वो ये समझता है उसकी ज़ात हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये तबाही वाली चीज़ें होती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि जिससे खैर की तवक्को नहीं हो सकती। इमरान खान ज़हनी तौर पर अपने सेल्फ सेंट्रिक हो चुके हैं। उससे मुल्क में ये समझता हूँ कि देखिए अभी अपनी ज़ात के लिए सब कुछ वो मलिया मेड करना चाहते हैं, सब कुछ रोंदना चाहते हैं, सब कवानीन, सब आइन इसलिए होगा कि अगर वो इमरान खान के इक़्तिदार में आने के लिए रास्ता साफ करे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती की बात है। सरदार साहब, आपने तो इस पार्टी, आपके ऊपर तो ये इल्जाम लगता है कि आपने करोड़ों अरबों रुपया लगाया था आजाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर, आपने बड़े फंड्स दिए पीटीआई को, तो उसका तखमीना कभी लगाया है? कितने पैसे लगाए आपने? देखिए मंसूर साहब, मैंने न सिर्फ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बल्कि पार्टी की मैंने हर लम्हा बहुत दफ़ा मैंने बहुत माली मावनत की। लेकिन मैं इसमें आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान, मैं उस वक्त पंजाब कैबिनेट में था, इमरान खान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। हमारी जो पहली मीटिंग हुई, चूँकि ये हमेशा से ये होता है कि जो भी वफाक में पार्टी होती है वो अपनी आज़ाद कश्मीर या रीजनल GB हो, कोई और ऐसा रीजनल जो हुकूमत बनने जा रही है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते। हमारा भी ये ख्याल था कि वफाकी हुकूमत किसी भी अपनी किटी से हमें 5 अरब के करीब देगी। वो 5 अरब का वादा भी हुआ, वो कई दफ़ा हमने चेक कटते कटते भी देखे कि रुक गए। लेकिन एट एंड ये हुआ कि मुझे ये कहा गया कि मैं पैसे दूँ, फी मेंबर को 2.5-3 करोड़ पे दिए जाएंगे, लेकिन वो 2.5-3 करोड़ देने का अमल इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि मैं अपने हाथ से दूंगा। आप यकीन माने कि जब पहली हमारी मीटिंग थी इमरान खान के साथ इस हवाले से, चूँकि बहुत उस वक्त मल्टीपल मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं था, गंडापुर साहब थे, अरशद दाद साहब थे, आमर कियानी साहब थे, सैफुल्लाह न्याजी साहब थे, और हमारे जो उस वक्त के गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल साहब, ये उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। जिस पे मैंने एक खतीर रकम का मैंने कहा जी ये मैं आपको देता हूँ पार्टी के लिए, चूँकि अब तक आपने कहा कि जी हमें अली के लिए, इमरान खान साहब ने कहा था कुछ बाहर के दोस्त थे या किसी ने 1 रुपया तक नहीं दिया था। जब मैंने उस अमाउंट का अनाउंस किया तो इमरान खान साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी आज तक हमें इतना बड़ा डोनेशन किसी ने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का जो खुशी या प्लेयर होता है वो आधे घंटे से ज़्यादा देर पा नहीं होता। अगले ही लम्हे वो तोता चश्मी, वो नज़रें चेंज हो चुकी होती हैं, वो शक्ल चेंज हो चुकी होती है, वो मखसूस शक्ल है, वो इसलिए चेंज होती है कि और देगा तो फिर कम बन सी, इन्हें कम नहीं। सरदार साहब, ये जो खतीर रकम है, ये कितनी खतीर रकम थी सर? ये बहुत बड़ी, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको डोनेशन इतने देने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें पैसे तो मैंने लगाए, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मेम्बरान ने जब बाद में बताया कि किसी को 50 लाख मिला, किसी को 50 भी नहीं मिला, को एक आध शायद 2-3 मुझे ऐसे मिले कि जिनको करोड़ रुपया मिला था, लोगों को वो पैसे आगे नहीं गए। लेकिन इसी रकम पे एंड नहीं हुआ। इस पार्टी डोनेशन के नाम पे AJ के इलेक्शन के लिए मुझसे 3-4 दफा पैसे लिए गए। सरदार साहब, मुझे कोई थोड़ा सा कोई फिगर तो बताए ना, ये फिगर करोड़ों में है, अरबों में है, कुछ तो पता लगे। नहीं, ये उस वक्त अरबों से कम था, लेकिन ये बढ़ता हुआ अरबों से ऊपर चला गया। उसमें यह है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये तोता चश्मी की एक्सट्रीम ये थी, हाइट ये थी कि ये जब एक दफ़ा ले लेते थे, मतलब लेने का तो ये अंदाज़ था कि एक टेलीफोन पे 15-20 करोड़ रुपये ये ले लेते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो याद रखना अगले ही लम्हे, आपको मैं इनकी ये शायद आपका एक आध प्रोग्राम इसका मुतामल नहीं हो सकेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको इनकी दास्तानें सुनेंगे कि ये लोगों के साथ करते क्या। तो अजीज़ दोस्तों, इस तरह सबकी बारी आ रही है। अजीज़ दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान के जमात ने प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में। उस पर बेशुमार बातें हो रही हैं कि हाँ, इमरान खान कह रहा है हमें इजाज़त नहीं मिल रही, इसको इजाज़त कैसे मिल रही है, हमारे लिए धारा 144 उसके लिए नहीं है। तो ये देखें, ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के लोग
प्रोटेस्ट के बाद सफाइयाँ कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, जलाव घेराव करते हैं, गालियाँ गालम गलौज करते हैं, गुजरने वाले हर आदमी को कहते हैं या तो पीटीआई के नहीं हो। तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 2 लोग स्कूटर पे जा रहे थे, उनको रोका, बोला कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब कलमे की कसम खा के कहो कि पीटीआई के हो, इमरान खान को अपना लीडर मानते हो, और दूसरा आदमी डंडा लेके तैयार खड़ा था। अब उसको या तो झूठी कसम खानी है, नहीं खाएगा तो डंडे, और फिर डंडे पड़े उसको। ये करते हैं पीटीआई वाले। लेकिन ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है कि मौलाना के लोगों ने कहीं कोई बदतमीज़ी नहीं की, कहीं किसी पत्ते तक को नहीं तोड़ा, और ये अपनी गंद जो थोड़ी बहुत होती है उसको भी खुद सफाई की। ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है। अजीज़ दोस्तों, बुशरा बीबी को भी ज़मानत मिल गई 23 मई तक। मेरी बर्थडे 21 मई को है, 23 मई तक बर्थडे मिल गई है अल कादिर ट्रस्ट के उसमें। और बुशरा बीबी के पर्दे का आपको मतलब देखें, अदालत में जब ये गाड़ी से निकलती है तो चारों तरफ पीटीआई के यूथियों ने सफ़ेद चादर का पर्दा, मेरा ख्याल है कोई 200 गज की चादर चारों तरफ, और बीच में इमरान खान अपनी महबूबा को बाहों में लेके चल रहा है, और चारों तरफ इमरान खान के फिर यूथिये, और फिर इसके चारों तरफ चादर, और चादर ऊपर तक। सवाल यह है कि तुमने ये ढकोसला हिजाब पहना हुआ था, बुर्का पहना हुआ था, इसके बाद ये चादर का क्या सेंस बनता है? कभी आपने सऊदी अरब में मलका भी आती हैं, सऊदी अरब की शहजादियाँ भी बाहर निकलती हैं ना भाई, कभी आपने ये ड्रामे देखे जो ये चादर की दीवार, वो दीवार बना के इसको लेके जा रहे हैं? और मतलब क्या ये लव स्टोरी एक है। मैं उस दिन वापस बैठ के सोच रहा था कि 70 साल की उम्र में क्या इसको शर्म भी नहीं आई होगी जब इसने अपने शौहर से बात की होगी कि मैं इमरान खान से शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे तलाक दें। शादी की क्या वजह? कोई 16-17 साल के लड़के तो थी नहीं, 70-70 साल के बूढ़े और बूढ़ी, या 60-65 साल के। इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ख्वाब में आके कहा है कि इमरान खान से शादी करोगे तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इमरान खान का कैरेक्टर देखें कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए किसी की बीवी को तलाक दिलवा के उससे शादी करता है। आपको याद होगा कि ताजमहल जो शाहजहां ने बनाया था वो मुमताज़ महल अपनी महबूबा के लिए बनाया था, जो कि इसकी बीवी थी। वो मुमताज़ महल शादीशुदा थी, उसका शौहर शाहजहां की फ़ौज में था। शाहजहां ने उसके शौहर को एक जगह जंग लड़ने भेजा और वहाँ उसको मरवा दिया ताकि वो इसकी बीवी से शादी कर सके। यही कहानी इमरान खान ने नहीं की, उसने सिर्फ तलाक दिलवाई, मरवाया नहीं इसको। ज़रूरत पड़ती तो मरवा देता अगर वो तलाक ना देता तो। फिर शाहजहां ने तो खैर, अब लव स्टोरी को कह रहे हैं लव स्टोरी, खाक लव स्टोरी है साला। 16वां बच्चा पैदा करते हुए मरी है, या 14वां, 16 साल की शादी में, और जैसे मरी उसकी बहन से शादी कर ली, और इसको मोहब्बत की निशानी कहा जाता है। खैर आउट ऑफ वे चले जाते हैं। ये इमरान खान ने इसके साथ इस तरह शादी की, क्या मतलब? आप अपने वर्कर्स के सामने भी कैसे खड़े हो सकते हैं? क्रेडिबिलिटी आपकी क्या रह जाती है? तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी कहानी है। ऐसे में बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जो कि असेंबली में भी बैठी है, सरदार अख्तर मेंगल जिसके चीफ हैं, सरदार अख्तर मेंगल सरदार अताउल्ला मेंगल के बेटे हैं। सरदार अताउल्ला मेंगल उन 3 सरदारों में से एक हैं बलूचिस्तान के, जिन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में मूवमेंट चलाते रहे। नवाब अकबर बुगटी, सरदार अताउल्ला मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी। सरदार अताउल्ला मेंगल के बेटे जावेद मेंगल पाकिस्तान जा भी नहीं सकते,
और फिर जावेद मेंगल के बेटे नूरुद्दीन मेंगल और भावल, ये सब पाकिस्तान नहीं जा सकते। वो पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चला रहे हैं। इनके भाई जावेद मेंगल के भाई अताउल्ला मेंगल के ये बेटे अख्तर मेंगल ये समझते हैं कि हम पॉलिटिकल दरवाज़ा बंद ना करें और पॉलिटिकल दरवाजे को खुला रख के वो असेंबली में भी बैठे हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान के राइट्स के लिए बात करते रहते हैं। वो यहाँ पे असेंबली में ये तकरीर कर रहे हैं कि 1 घंटे में, अदालत कहती है कि 1 घंटे में इमरान खान को हमारे सामने पेश किया जाए। इमरान खान को सारे केसेस में एक साथ ज़मानत मिल जाती है, फ़ौरन इसके केसेस की सुनवाई होती है। हम बलोचों के लिए ऐसा क्यों नहीं होता, ज़रा सुनिए। पे तो जज साहब ने कह दिया ना, चीफ जस्टिस ने, कि खान साहब को 1 घंटे के अंदर ले आए। हमें कम से कम 1 महीने की तो मोहलत दी जाती कि वो बलूचिस्तान से 5000 किलोमीटर पैदल खवातीन, बच्चे, बूढ़े पैदल चलकर यहां पर आए थे। क्या उन जजेस के आंखों पर वाकई वो काली पट्टी बांधी हुई थी? उनके कानों में मुंह में डाली हुई थी कि उन बच्चों की चीखों पुकार उनको सुनाई नहीं दी रही थी? किसी ने आके उनसे यह पूछा कि जाएं, 1 महीने के बाद आपका वालिद आपको मिल जाएगा? किसी ने उनसे तसल्ली देकर यह कहा? अपोजिशन में हम गए, हम सब गए, उनके कैंपों में गए। जब हुकूमत में हम आते हैं, हमें सिर्फ अपने इश्यूज याद होते हैं, हमें अपनी हुकूमत को किस तरह बचाना है, हमें सिर्फ ये याद आते हैं। 10-10 सालों से जो लोग गायब हैं, उनसे सिर्फ ये कहा जाए कि जी आप 10 साल और इंतजार करें। यही जजेस साहबान, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत के जजेस हों, चाहे हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे लोअर कोर्ट्स के जजेस हों, किसी ने उनको जाके इस बात की तसल्ली नहीं दी कि 1 महीने के बाद आ जाए, आपका वालिद, आपका बेटा, आपका भाई वापस आपके मिल जाएगा। ये दोहरा मयार, मैं ये नहीं कहता कि ये जो फसादात हुए उसमें खुदा ना खासा किसी को इख्तियार दिया जाता कि जाके वहां पर गोलियां चलाते। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें तो गोलियों से ज्यादा हमें छलनी किया जा रहा है। आपके जेट तैयारे हम पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाहौर के शहर में जो जेट तैयारों से बमबारी की जाए, वहां पर तो आप एयर गन जो है ना, एयर गन जिसको हवा भरी जाती है, वो भी चलाते हुए आप एहतियात करते हैं कि जी ये साडा भाई है। हाँ, वो आपकी भाई है यार। हमें तो सुतेला तो समझो, हमें तो सुतेला भी नहीं समझते। वहां पे हर हथियार जो होता है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हर नई टेक्निक का तजुर्बा जो है वो हम पर करते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप जाकर किसी के घर में घुसकर उनके घर जलाओ, लेकिन बलूचिस्तान में कितने घर जलाए गए हैं? आलीशान महल नहीं हमारे गर्म धूप से छांव में बैठने के लिए झोपड़ियों को तक नहीं बख्शा गया। हमारे कच्चे मकानात तक नहीं बख्शे गए। मैयार रखना है तो बराबरी का रखें। ये मैयार के किसी के लिए एक कानून, किसी को कहे गुड टू सी यू या गुड लक, और किसी को जो है फांसी के फंदे पर पहुंचाना। तो अजीज दोस्तों, ये सारी कहानी है पाकिस्तान में। गिरफ्तारियां पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की हो रही हैं। बकौल इमरान खान के 7000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं कि 2500 से 3000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इसके अंदर प्रोटेस्ट वाला दमखम रहा नहीं है। और अभी ये है कि यहाँ पे भी जो यूरोप अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी भी अब लिस्टें बन गई हैं और अब उनकी फैमिली को वहाँ पे उठाया जाएगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि ह्यूमन राइट्स है नहीं। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, इसमें एक जंगल का कानून होता है। अगर यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है
तो उसकी फैमिली को तंग करने का कोई हक नहीं है किसी को भी, चाहे वो कुछ भी है। और वहाँ पे भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है उसको किसी को छेड़ने का हक नहीं है। एक मिसाल है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ हूँ, ज़माने से हूँ, तो किसी को हक नहीं कि मेरे रिश्तेदारों को पाकिस्तान में तंग करे, लेकिन अब ये पाकिस्तान में हो रहा है। और इमरान खान को बुलाया है अदालत ने, नैब ने भी बुलाया है, और अब ये फ़ौरन जाएगा जहाँ भी जो भी बुलाएंगे कि इसको पता है कि अब मैं नहीं जाता तो फ़ौरन गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। और ज़मान पार्क में भी अब घुसने के लिए तैयार है आर्मी। पंजाब में आर्मी बैठी हुई है और पंजाब में आर्मी अब इसके ख़िलाफ़ कहीं भी एक्शन लेने को तैयार है। तो इसलिए ये अब इंसान का बच्चा बन के थोड़ा, पहले था ना नहीं जाऊंगा, अदालत ही नहीं जाता था, नैब तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी बुलाया है इसको 23 मई को, वहाँ भी ये जाएगा, सर के बल जाएगा। अब इनका बाजा बजता है और ये इनके स्क्रू ढीले हो चुके हैं। शिरीन मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने कहा कि मैं थाने में गई थी जहाँ पे मेरी माँ को रखा गया था, मुझे मेरी माँ के चीखने के अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, और फिर एक मेल पुलिस वाले ने मुझे बालों से पकड़ के ज़मीन पे पटका और मेरे ऊपर टॉर्चर किया। और शिरीन मज़ारी और सेनेटर फलक नाज जैसे ही बाहर निकली ज़मानत के बाद, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया एक और केस में और अडियाला जेल भेज दिया। अब पीटीआई म्यूज़िक फेस कर रही है और पीटीआई को अब ये म्यूज़िक फेस करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने पीटीआई का सारा जो कसबल थे ना वो निकाल दिए हैं। ये वकील साहब बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, पहली 1 मिनट की वीडियो है जिसमें बढ़ चढ़ के बोल रहे थे आर्मी के ख़िलाफ़, और फिर इनका जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो इसके बाद आधे मिनट की वीडियो इनके सॉफ्टवेयर अपडेट की है। ये ज़रा देखिए। लानत भेजता हूँ इस मुल्क की पुलिस पर, और मैं डीपीओ को कहता हूँ तुम जैसा हरामज़ादा आदमी मैंने नहीं देखा कि जो तुम करवा रहे हो हरामज़ादे, अपने आप को कंट्रोल में करो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सियालकोट है ये जिस तरह की फाशिज्म, जिस तरह की सूरत हाल तुमने क्रिएट की है, लोग निकलेंगे बाहर। और वो सिपासलार तुम भी सुन लो, ये जो तुम ये ड्रामे कर रहे हो, ये ड्रामे ना करो, फौज के सामने लोगों को ना लाओ। ये हमारी फौज है, हम कहते हैं कि बच जाओ, अभी भी इस जुल्म में तुम शामिल ना हो। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा मुल्क नहीं है। तुम तो तन्हाई खा रहे हो, हमारे टैक्सों से तुम तन्हाई खा रहे हो। बाज आ जाओ, तुम हरामज़ादो बाज आ जाओ। ये जो फाशिज्म और ये जो जुल्म और बर्बरियत का तुम मुजाहरा कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ, वरना ये कौम निकलेगी बाहर, ये निकलेगी। तुम मेरा अरशद महमूद बब्बू मेरा नाम है। मैं निशात पाल पैलेस रोड सियालकोट का रिहायशी हूँ। 10 तारीख को मेरी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें सिपहसालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ मैंने बात की है, नाजेबा अल्फाज अदा किए हैं। मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। फौज हमारा असासा है, हमारी सलामती की ज़मानत है और ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़मानत है। तो लिहाजा जो अल्फाज मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतल्लिक़ कहे थे उनके हवाले से मैं मालूम था। और अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हुए आप सब लोगों को वापस में बता दूं कि मैं पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान और रीजन के लिए सबसे बड़ी बुराई समझता हूँ, लेकिन मैं उससे बड़ी बुराई इमरान खान को समझता हूँ। मेरी मूवमेंट पाकिस्तान के आर्मी के ख़िलाफ़ है और मैं पाकिस्तान एज ए स्टेट अब कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। मैं इस मामले पे क्लियर हूँ
कि दुनिया में पाकिस्तान नामी मुल्क की अब ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अब इस जगह पे 4 इंडिपेंडेंट स्टेट्स होनी चाहिए। सिंधु देश, आज़ाद बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, जो कि अगर ग्रेटर अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनता है ये इनकी मर्ज़ी है, और लैंडलॉक्ड पंजाब, पीओके गिलगित बल्तिस्तान जिसका है उसके हवाले कर दिया जाए। और पीओके गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी चलती है। बहुत सारे लोग इंडिया से पैसा लेके इस पे बहुत ज़्यादा अपनी भाषण देते हैं, अपना विस्डम, अपना ज्ञान दुनिया के सामने रखते हैं। 2% के साले लोग टेररिस्टों को अपीज़ करते हैं और ख़ुद टेररिज्म पे बिलीव करते हैं। मैं कईयों को जानता हूँ जिनीवा आते हैं, जिनके ख़ानदान वालों ने बड़े बड़े टेररिज्म के एक्ट किए हैं, आज वो हमें ज्ञान देते हैं वहाँ पे। तो कई लोगों की दुकानें बंद होनी चाहिए। पीओके गिलगित बल्तिस्तान अब भारत के साथ बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए और पाकिस्तान ना खपे। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्ट।